हेलो एवरीवन। हेलो। आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली। थोड़ा लंबा खिंच गया ये वाला चैप्टर, है ना। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा फाइनली, है ना। चलो, आ जाओ आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नोट्स आज अपलोड होगा बेटा, खत्म हो गया ना चैप्टर। एक्चुअली नोट्स ना मैं एक जगह कोलेट करके अपलोड करना चाहता हूँ ना, ताकि तुम फंसो ना नोट्स में। तो इसीलिए आज कंप्लीट हो जाएगा ये ना। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पूरे पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर किया, वैसा ही शेयर कर देंगे। बिल्कुल बेटा, बेटा सारे चैप्टर्स बिल्कुल शेयर कर दूंगा, है ना, डोंट वरी। स्टेरॉयड अदर लिपिड्स में आएगा बेटा, प्राप्ति। हाँ हाँ, नोट्स आज अपलोड होगा, आज आज ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। बैकलॉग कंप्लीट कर लिया बेटा तुम लोगों ने? बैकलॉग सबने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लो बेटा, कल से तो ना थोड़ा स्पीड बढ़ेगा तुम्हारा। हाँ ठीक है, ठीक है, कर देते हैं नोट्स अपलोड। हम्म, चलो चलो शुरू करें। एक बार थम्स अप दे दो, आवाज आवाज आ रही है तो विल गेट स्टार्ट। जल्दी फटाफट। नोट्स अभी क्लास के बाद तुमको मिल जाएगा। आज तो खत्म हो गया ना चैप्टर, आज तो नोट्स अपलोड हो ही जाएगा ना। काफी बड़े नोट्स बने हैं, मतलब आई थिंक कितना पेज का है, लगभग 70-80 पेज का नोट्स होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो ग्रेट। चलो शुरू करें मैं, ठीक है। बेटा अभी तो ये बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हो ना तुम, अभी ये और बढ़ेगा। अभी तो तुमको स्टेप 2 का पढ़ाना है, स्टेप 2 पे हो, फिर स्टेप 4 पे जाओगे, स्टेप 5 पे जाओगे, अभी ये बढ़ेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद सेल्यूलर होगा, उसके बाद टिश्यू होगा, उसके बाद इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। तो 2 चैप्टर अभी और होंगे, एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ये। ठीक। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम्स, है ना। हमने लिपिड पूरा देख लिया, प्रोटीन पूरा देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, अब इंजाइम पढ़ेंगे और फिर न्यूक्लिक एसिड देख लेंगे, ठीक है। इंजाइम क्या होगा? तो इंजाइम के बारे में अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि इन लिविंग सेल्स मोस्ट catalyst are protein molecules called enzymes, ठीक है। कुछ एंजाइम्स के 2 पार्ट होते हैं। सम enzymes consist of 2 parts। एक हो गया पहला, दैट इज द प्रोटीन पार्ट। क्या कहते थे प्रोटीन पार्ट को, आपको पता होगा, एपो एंजाइम कहते थे। और दूसरा हो जाता था जो नॉन प्रोटीन पार्ट था, क्या कहते थे उसको हम, कोफैक्टर कहते हैं। ठीक, को फैक्टर कहते थे, ठीक। को फैक्टर कैसा हो सकता था? को फैक्टर जो है आपका, या तो ये मेटल आयन हो सकता था, और या तो ये को एंजाइम हो सकता था।
या तो ये मेटल आयन हो सकता था या फिर ये कोएंजाइम हो सकता था, है ना। कोएंजाइम विटामिन से भी डिराइव्ड होता है ना। सम कोएंजाइम्स आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, आर ऑफन derived from विटामिन। ठीक, हाँ एग्जैक्टली, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो आप लोग पढ़ते भी थे। ठीक है, एंजाइम का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ए एस सी, ए एस सी लगा रहता है, तो एटीपेज है ना, प्रोटीएज वगैरह वगैरह टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम होगा। जैसे मान लो अगर ऑक्सीडेज है तो क्या करेगा, ऐड करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मान लो काइनेज है तो काइनेज ऐड क्या करता है, फॉस्फेट। अगर टाइटली बाउंड है तो प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, काइनेज क्या होता है, एड्स फॉस्फेट। डिहाइड्रोजिनेज है, क्या करेगा, रिमूव्स हाइड्रोजन, है ना। एटीपेज है, ये स्प्लिट करेगा एटीपी को। है ना। प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, है ना। प्रोटीएज तुम्हारा ब्रेकडाउन प्रोटीन। लाइपेज लिपिड ब्रेकडाउन, है ना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा एनहाइड्रेज। आपने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो एनहाइड्रेज तुम्हारा क्या करता है, वाटर रिमूव करता है, इट रिमूव्स वाटर। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर का ही पार्ट होता है, अगर टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, बट अभी इसकी लिखने की कोई जरूरत। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन एंजाइम्स आ गया। ठीक है, अभी हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पूरा पार्ट बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एंजाइम्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, लिख लो ना, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ऑफ एंजाइम्स, सबसे पहला, दे आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, क्या, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, है ना। ईच पर्टिकुलर एंजाइम will only bind to its specific substrate, उस
पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही वो बाइंड करेगा, नहीं तो बाइंड नहीं करेगा। ठीक है। इन सम केसेस क्या होता है, द पार्ट ऑफ एंजाइम, पार्ट ऑफ एंजाइम दैट catalyzes the reaction, क्या कहते हैं इसको हम, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इज कॉल्ड एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट attaches to this active site by दो मैकेनिज्म से आता है। एक को तुमने पढ़ा था ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मेथड। क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें कि जो सबस्ट्रेट है इट विल फिट इन द एक्टिव साइट, तो उसी के लायक जगह बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसी के लायक जगह बना हुआ रहेगा, है ना, उसी के लायक जगह बना रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, तो इन दिस सबस्ट्रेट fits in the active site like a key in a lock। मतलब एक्टिव साइट को अपना शेप नहीं बदलना पड़ रहा है ना। तो मान लो कि ये, मान लो कि मेरा एक्टिव साइट ऐसे था, ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो आया वो सबस्ट्रेट भी ऐसा था एंड इट फिक्स्ड इन द एक्टिव साइट, है ना, इट फिट इन द एक्टिव साइट। तो ये मेरा मान लो कि सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट का ये एंजाइम है और ये वाला जो रीजन है ये इसका एक्टिव साइट है। तो ये एक्टिव साइट में डायरेक्टली फिट कर गया, एक्टिव साइट में डायरेक्टली फिट कर गया, एक्टिव साइट को अपना शेप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह के मेथड को हम लॉक एंड की मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है दैट इज इंड्यूस फिट मेथड। इंड्यूस फिट मेथड, तो क्या होगा, एक्टिव साइट अपना चेंज कर लेगा शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट क्या करेगा, अपना चेंज कर देगा शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो इन दिस क्या होगा कि एक्टिव साइट changes its shape to attach the substrate। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मेथड, इस मेथड को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मेथड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज इंड्यूस्ड फिट मेथड। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एंजाइम्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट। कैसे एफिशिएंट है सर, तो क्या करते हैं, स्पीड रिएक्शन का बहुत ज्यादा होता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन 200 मिलियन गुना बढ़ जाता है अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस रहता है तो, है ना। ठीक,
तो पॉइंट लिख लो बस, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन enzymes can catalyze क्या, reactions at rates that are from 100 million to 10 billion। सोचो कितना ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, तो 10 बिलियन टाइम्स मोर रैपिडली, ठीक है, देन अ नॉर्मल रिएक्शन। एक सवाल मन में आया बच्चे के, क्या कि सर अगर इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस की बात माने तब तो सबस्ट्रेट कोई भी लग जाएगा, उसके हिसाब से एक्टिव साइट चेंज कर जाएगा। नहीं, वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर खोजेगा, उस रिसेप्टर के बोलने पे ही वो उसका अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा और फिर फिट करेगा। तो वो स्ट्रक्चर अडेप्ट भी तब कर रहा है जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है। बहुत सिंपल सा चीज समझो, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है, तुम हो एकदम कतई जहर, टॉक्सिक लड़का हो, ठीक है। अब जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको पसंद नहीं करती, बोले चलो कोई नहीं, प्यार अंधा होता है, इसके लिए झेल जाते हैं, तो तुम्हारे लिए वो अडेप्ट कर ली। ऐसा नहीं होगा ना कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के लिए भी अडेप्ट कर लेगी कि ठीक है इसका दोस्त भी गधा है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम अडेप्ट कर जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक तुम्हारे लिए अडेप्ट की, तो दैट इज व्हाट इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस इज। तो मतलब एक रिसेप्टर तो होना चाहिए, उसके बाद वो उसके हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। इट कैन नॉट बाइंड टू एनी सबस्ट्रेट, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चल अगला तीसरा पॉइंट, एंजाइम्स आर सब्जेक्ट टू वैरायटी ऑफ सेल्यूलर कंट्रोल। ठीक है, सेल्यूलर कंट्रोल क्यों भाई? क्योंकि जीन्स हैं, एक स्पेसिफिक जीन एक पर्टिकुलर इंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक रहा होगा या उसको प्रमोट कर रहा होगा, है ना, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो द रेट ऑफ synthesis and the concentration of enzyme at a given time is under the control of genes, certain genes present inside the cell, या certain genes ही डाल देता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली बात तुम्हारा एंजाइम के सेल्यूलर कंटेंट की बात, ठीक। रिसेप्टर मैच करने के लिए बेटा ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ना है, मैं बायोकेमिस्ट्री में वही डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, लगभग पूरा एक चैप्टर तुम्हारा एंजाइम का ही अभी मैं तुम्हारे बेसिक्स कवर कर रहा हूं, सो दैट आप वहां पे नहीं फंसे, ठीक है। अब एंजाइम कैसे आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ठीक है, आपको पता है हाउ डज एंजाइम lowers the activation energy of a chemical reaction। कैसे? तो क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, ठीक है, तो सबस्ट्रेट
binds with एंजाइम। अब इस सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड करने पे क्या हो जाता है, इस सबस्ट्रेट अगर एंजाइम से बाइंड करता है तो क्या हो जाता है, इट डिक्रीजेस द इट डिक्रीजेस द randomness of collision between molecules। पहला पॉइंट क्या, इट डिक्रीजेस द रैंडमनेस ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल में कोलिजन कम हो रहा है तो तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, ठीक है। हाँ ठीक, क्या पूछ रहे हो सर, एंजाइम्स कैन बी यूज अगेन, देन व्हाई शुड सेल प्रोड्यूस मोर। डीनेचर हो जाएगा ना बेटा, कुछ हीट के कारण चला जाएगा तो डीनेचर हो जाएगा बेटा। डाउट में ना बता दूंगा अभी, जैसे अब फिर स्पैम कर दिया तुमने, देखो रौनक, एक डाउट में जब क्लास के बीच में ना रोक दूंगा, ठीक है। हाँ, और आसान है बेटा, +2 लेवल का ही है, तुम भावुक क्यों हो रहे हो, तुम आओ ना अभी आगे मैदान में फरहान। चलो अब स्पैम मत करो, ब्लॉक कर दूंगा मैं। नए नए बच्चे आए, लगता है वो फिर तुम्हें रूल्स नहीं पता है क्लास का। अब यूजी का क्लास नहीं रहा ये, तमीज से पढ़ना सीखिए। रिदम मेरा मत खराब किया क्लास का। अब फिर मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं ये, ठीक है। इट डिक्रीजेस द रैंडमनेस ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और क्या करता है, सबस्ट्रेट को सही ओरिएंटेशन में लाता है ताकि रिएक्शन हो पाए। दे ऑल्सो also help bring the substrate together in proper orientation so reaction can, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि सबस्ट्रेट मेरा बाइंड कर गया एंजाइम के साथ एंड इट फॉर्म्स क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट कर जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट विल कन्वर्ट इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग फॉर्म हो जाएगा और एंजाइम अलग मिल जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द, सिंपल है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट तुमने ऑलरेडी देखा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इससे बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और इससे फिर आपका आ गया था एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे अगर तुमको मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मुझे सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है तो एंजाइम क्या हो गया, सुक्रेज, क्या ब्रेक डाउन करेंगे, सुक्रोज, तो कॉम्प्लेक्स बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बना दिया।
उसके बाद फिर क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर हमको मिल जाएगा सुक्रेज प्लस ग्लूकोज प्लस सुक्रोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये तुम्हारा ऐसे रिएक्शन होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, यहां पर डाल देते हैं ऐड डायग्राम, तो नोट्स में ऐड कर देगा फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, सुक्रेज इन्वर्टेज एक ही बात है ना। तो ये तुम्हारा एंजाइम वाली बात कर दी। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, समटाइम्स, इसको फुटनोट में डाल दो, नोट, समटाइम्स a single enzyme may catalyze a reversible reaction in either direction depending on the relative amount of substrate and product, relative amount of substrate and प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है भाई, देखिए, तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, याद है कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनिक एसिड बनाता था, ये रिवर्सिबल किसी डायरेक्शन में भी है, फ्रंट भी चलेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस भी हो जाएगा, और ये उल्टा डायरेक्शन में जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये तुम्हारा एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर केमिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलमोस्ट न्यूक्लिक एसिड में जो भी है तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है सर, पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। ठीक है, जो हायरार्की होता है, ये दोनों क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक, होता क्या है सर इसमें, तो क्या होता है आपका कि डीएनए प्लस हिस्टोन बनाता था न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फिर तुम्हारा बनाता था सोलेनॉइड, सोलेनॉइड फिर कॉम्पैक्ट होता था तो बनाता था क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन फिर कंडेंस होके बनाता था क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फिर कंडेंस होके तुम्हारा बनाता था क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में कंप्लीट होता था, ये कोई बताएगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में कंप्लीट होता था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट्स इट्स इन मेटाफेज। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन, याद रखिएगा, मेटाफेज। तभी मेटाफेज में सबसे डिस्टिंक्ट होता है क्रोमोसोम, तभी मेटाफेज में
सबसे डिस्टिंक्ट होता है क्रोमोसोम, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात होती है। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, कैसे क्रोमोसोम बनता है। ठीक, अब आ जाते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसा कैसा होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब तो ये वाला पार्ट तुमने मेजॉरिटी पढ़ा ही है, ठीक है, तो फटाफट इसको जल्दी कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी तक तुम एनसीईआरटी में उतना स्ट्रक्चर पढ़ते नहीं थे, पूरा स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। क्या क्या चीज का बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। सोलेनॉइड इज अटैचमेंट जो न्यूक्लियोसोम एक कोर बनाता है जुट के, उसको सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, कि अगर सिर्फ हम नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर की बात करें, तो इट विल बी इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप तुम्हारा क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन बेस से। कैसा होगा? इट इज 9 मेंबर्ड, पढ़ा है आपने, 9 डबल रिंग स्ट्रक्चर, है ना। एक हो गया ये तुम्हारा, इसको हम कहेंगे प्यूरिन, और दूसरा हो जाएगा 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, तो इसको हम कह देंगे पिरिमिडीन। तो नाइट्रोजन बेस आपका दो तरह का होगा, एक प्यूरिन होगा और एक पिरिमिडीन होगा। चलो प्यूरिन की बात करते हैं सबसे पहले। प्यूरिन में कौन कौन सा आ जाएगा सर? एक है आपका एडेनिन और दूसरा है आपका गुआनिन। तो प्यूरिन बनाओ भाई, स्ट्रक्चर प्यूरिन का। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट अब है, ठीक है, पहले मान लो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, अब आपका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। तो देखो यहां से नाइट्रोजन पहला, याद रखिएगा प्यूरिन में पहले, तीसरे, सातवें और नौवें में नाइट्रोजन रहता है। तो पहला गिनो यहां से, दूसरा, तीसरा, तो पहले में था, तीसरे में था, चौथा, पांचवा, छठा, और ये तुम्हारा छठा हो गया। ठीक है, फिर सातवां, सातवें में था और नाइन्थ पोजीशन पे था, तो आठवां और नौवां। ठीक है सर, ठीक है सर, आओ इसको लेबल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो, कहाँ कहाँ लगेगा? यहाँ पे, अभी NH2 लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 6th पोजीशन पे NH2
लगा रहता है, 6 पोजीशन पे NH2 लगा रहता है। ठीक है, ये क्या है सर? ये है आपका एडे। वही अगर 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लग जाए तो क्या हो जाएगा सर? ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेम। चलो फिर से नाइट्रोजन देख लो कहां पे है। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन पहला, तीसरा, सातवां और 9th पोजीशन पे। ठीक है, नाइट्रोजन एट फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। इन केस ऑफ प्यूरिन। ठीक है, गुआनिन बनाते हैं सेम। नाइट्रोजन पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे चाहिए ना नाइट्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, या 9th पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ का डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे। अरे ठीक, ठीक है, यहाँ पे H लगा दो एक। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9th पोजीशन। तो ये क्या है सर? गुआनिन। यहां देखो सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज प्यूरीन, दिस इज प्यूरीन। ठीक है, अब पिरिमिडीन की बात करेंगे तो क्या होगा? पिरिमिडीन की बात करो। पिरिमिडीन में क्या है? 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था। नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। ठीक, कौन कौन सा होता है पिरिमिडीन? तुम देख लो, पिरिमिडीन में तुम्हारा एक आ जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन बनाओ, पहला और तीसरा है। पहला, दूसरा, तीसरे पे नाइट्रोजन है, तीसरे पे नाइट्रोजन लगा दो। 4, 5, 6, थोड़ा नीचे कर देता। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ NH और यहाँ पे लग गया NH2। तो ये क्या हो गया सर? साइटोसिन। तुम्हारा ठीक है, गुआनिन दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे दिखाई देती है, नोट्स में आपको दिख जाएगा गुआनिन अच्छे से। ठीक, दूसरा बनाओ यूरासिल। यूरासिल बनाइए, सेम ही कितनी बार बनाएंगे, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या हटाना है बताओ ये, इसमें क्या क्या हटाना है? यहाँ पे N के साथ H लग जाएगा। ठीक है, यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा और ये तुम्हारा तैयार हो गया क्या? यूरासिल। ठीक, ठीक। तीसरा आ गया थायमिन।
तीसरा आ गया, ठीक है। 5 मिथाइल यूरासिल थायमीन कहते हैं। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे लगा दो मिथाइल ग्रुप, थायमीन इज 5 मिथाइल यूरासिल। ये ओनली इन डीएनए पाया जाएगा, ये ओनली इन आरएनए पाया जाएगा, ये ओनली इन आरएनए पाया जाएगा। हाँ भाई, अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। नहीं आता तो मैं स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक आदत सीखो तुम लोग सब, मैं डाउट पूछने का टाइम दूंगा। देखो अब तुम लोग बड़े क्लास में जा रहे हो, अब वो स्पैम नहीं कर सकते हो, सीरियस बच्चे की तरह पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जैसे कोई आया ज्ञानी कि सर टेल मी कब तक कोर्स चलेगा, सामाजिक सवाल आप क्लास के बाद पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दोबारा नहीं सिखाएंगे, अभी लंबी क्लास 1 साल मेरे साथ पढ़ना है, चाटा खा लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है, अगर बदतमीजी करोगे तो। अब खत्म हो गया वो सब टाइम यूजी वाला, अब तुम लोग सीनियर डॉक्टर बन गए हो, सीरियसनेस आना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। चलो, तो हमने प्यूरिन और पिरिमिडीन देख लिया, नाइट्रोजन बेस देख लिया, अब देख लेते हैं पेंटोज शुगर। ठीक, पेंटोज शुगर में इजी है, पेंटोज शुगर दो सा, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक राइबोज शुगर है ना। तो क्या हो गया देखो, ठीक है, क्या होगा, ओ एच 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 ओ एच एच और CH2OH, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे देखोगे सेकेंड पोजीशन में डीऑक्सीराइबोज है, तो इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, ठीक। सेम यही कॉपी कर लो और सिर्फ एक चीज कर दो यहां पे, क्या, सिर्फ एक चीज कर दो यहां पे कि कि यहां पे लगा दो एक और OH, तो ये हो जाएगा तुम्हारा राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर तुम्हारा पेंटोज शुगर का पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में क्या आ जाएगा सर, फॉस्फेट ग्रुप में सिंपल है PO4, तो P डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा दो OH, OH और OH, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही DNA या न्यूक्लिक एसिड इज एसिड, ऑब्वियसली एसिड ही है, इज एसिडिक and negatively charged because of phosphate group, ठीक है, ठीक है। आओ अब मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, आओ सबको मिला के हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, और ब्रैकेट में डाल दो ATP, ATP ही पढ़ लेते हैं, ATP क्योंकि तुमको काम भी आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये स्ट्रक्चर मैं ना थोड़ा इलेबोरेट बना देता हूं ताकि तुम्हें भी आसान हो इसको समझने में, ठीक है। थोड़ा इलेबोरेट स्ट्रक्चर तुमको दे देते हैं ATP का,
ताकि तुम्हारे लिए लाइफ आसान हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले पेंटोज शुगर बना लो, पेंटोज शुगर बना लो, पेंटोज शुगर बना लो, बनाइए। तो मान लो कि मैंने अब यहाँ पे राइबोज शुगर भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है, बट मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं राइबोज शुगर की बात कर रहा हूँ। डीऑक्सी एडिनोसिन होता तो क्या होता, तो कौन सा शुगर होता? ठीक है, टेढ़ा हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा, डायग्राम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ठीक। क्या हुआ? एच ओ एच, एच ओ एच, थोड़ा इसको ना जगह नीचे कर देते हैं ताकि जगह रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो पहला कार्बन था जहाँ पे एच और ओ एच था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे था सी एच टू ओ एच और एच, यही था ना? तो सबसे पहले हमने देखा था फिफ्थ, तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या लग जाता था? फिफ्थ पोजीशन पे बनता था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ओ एच इससे निकाल दो और फॉस्फेट का ओ निकाल दो, एच, तो यहां क्या होगा? CH2 हो गया, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ओ, ओ, हाँ या नहीं? ठीक है, ये तुम्हारा एक फॉस्फेट लगा। इसी तरह से तुम्हारा और भी फॉस्फेट लग सकता है। यहाँ पे मान लो एक और फॉस्फेट जोड़ दिया मैंने, एक और फॉस्फेट जोड़ दिया मैंने, तो एक फॉस्फेट हो सकता है, दो फॉस्फेट हो सकता है, तीन फॉस्फेट हो सकता है। अगर एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट है, AMP हो गया। दो फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट हो जाएगा। तीन फॉस्फेट है तो ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक, ठीक, वो कैसे भी बना दो, मैंने सहूलियत के लिए बना दिया है फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, ताकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप, ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे जो OH था इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो, तो मैं इसके साथ जोड़ देता हूं, मान लो एडेनिन ले आया मैं, यहां से एडेनिन कॉपी कर लेता, ये ना, इसको कॉपी कर लेता। ठीक है, और यहाँ पे लाके चिपका देता है। अच्छा, ये पूरा ही आ गया, कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे, और क्या होगा, थोड़ा छोटा कर दें एडेनिन को। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एडेनिन लगाया। ठीक, ये वाले भाई साहब तो बंद हो जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो एडेनिन है मेरा, ये जुड़ जाएगा इसके 9th पोजीशन पे। तो अगर अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन कहाँ जुड़ जाता है? प्यूरिन जुड़ जाता है 9th पोजीशन पे। यहाँ पे देखो NH के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन पहले और इसके पहले कार्बन और
यहाँ पे 9th पोजीशन पे जुटता है। ठीक है, अगर पिरिमिडीन के साथ है तो पहले पोजीशन पे जुटेगा, अगर पिरिमिडीन के साथ है तो पहले पोजीशन पे जुटेगा। और ये वाला जो है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो मेरा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़े तो मेरा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, सिंपल सच है। तो एटीपी कैसे काम करता है, एक चीज देख लीजिए कि एटीपी प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस, कभी भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो हम वाटर ऐड करते हैं, तो एडीपी देगा प्लस फॉस्फेट देगा प्लस एनर्जी देगा। तो जब भी यहीं से एनर्जी निकलता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस, तो फॉस्फेट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है ना, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, फॉस्फेट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये जो एटीपी है ये दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। दिस एटीपी दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, is produced by respiration, है ना, रेस्पिरेशन ही प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, विच इज ऑफ टू टाइप, है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, बेसिक बस, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा एनेरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनेरोबिक रेस्पिरेशन और प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो मोर और लेस हमने इसको पूरा ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये सब जो है हम इसी के पार्ट में, लास्ट वाला जो पार्ट है जेनेटिक्स, वहां के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सब चीजें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछो। हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया ये चैप्टर पूरा। ठीक है, नोट्स अभी मैं भेज दूंगा इसके, मतलब अपलोड कर दूंगा, भेजना क्या है, इसी लेक्चर नोट्स में ही अपलोड हो जाएगा, तो ये अपलोड करा लो और बाकी हो जाएगा। हाँ हाँ, डाल रहे हैं भाई, सही हम। ई बुक के लिंक्स, अच्छा हाँ, ई बुक बता देता हूँ मैं, ई बुक डाउनलोड करने का भी बता दूंगा। अभी तो किताब तुमको नहीं पढ़ना यार, अभी तो यही पढ़ो ना, अभी क्यों पढ़ना कुछ और तुमको, अभी इसी को पढ़िए। ठीक है, अब अगला क्लास में हम लोग वो करेंगे सेलुलर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर में तुम्हारा सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हो मेजरली वो, और सेल साइकिल थर्ड डिवीजन वो होगा, फिर टिश्यू होगा, और फिर तुम्हारा इंटेग्यूमेट्री सिस्टम स्टार्ट होगा। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम तो तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा है, तो सबके लिए वो नया होगा। सब हम पढ़ाएंगे, बीडीसी पढ़ाएंगे, गाइटन पढ़ाएंगे, भावुक नहीं होना है, सब कर। ठीक है, फ्यूचर क्लास नहीं बेटा, फ्यूचर क्लास 8 बजे से होगी, सेम 8 बजे से। हाँ, चैप्टर कंप्लीटेड, सेलुलर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। मेरे डिजिटल नोट से पढ़ो। ठीक है, चलो बाय बाय।